नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 33% महिला आरक्षण की बात की गई थी, जिस पर कांग्रेस ने दावा किया था कि 33% रिजर्वेशन को कांग्रेस लेकर आई और फिर बीजेपी ने कहा कि 33% रिजर्वेशन को हम लेकर आए हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अब असेंबली चुनाव का बिगुल बज चुका है और अगर हम सियासी गलियारों की बात करें तो इस समय सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम जारी किए जा रहे हैं। कुछ पार्टीज़ ने अपने प्रत्याशी तीनों लिस्ट को जो है जारी कर दिया है। कुछ अभी पहले चरण में है, कुछ दूसरे चरण की लिस्ट को अब जारी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि महिला प्रत्याशियों के नाम जो है वो इक्का दुक्का ही देखने को नजर आए हैं। क्यों ये सबब जो है इस बार असेंबली इलेक्शन के दौरान देखने को नजर आ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन नम्रता शर्मा जी। मैम, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात की जाए जिस तरह से महिला आरक्षण की, तो चाहे बात बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे पीडीपी की हो, चाहे एनसी की हो, महिला प्रत्याशियों का नाम इस बार बहुत ही कम देखने को नज़र आ रहा है, जबकि बात की जाती है 33% रिजर्वेशन के लिए। ऐसा क्यों? देखिए नीतू जी, अभी कांग्रेस ने तो अपनी लिस्ट निकाली नहीं है। बहरहाल भाजपा ने अपनी लिस्ट ज़रूर निकाली है और हम हमेशा से कहते हैं कि भाजपा की जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है और वो हमने देखा है। ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा, महिला अपराध जो जघन्य अपराध में शामिल थे उन लोगों को संरक्षण देने का काम भाजपा ने किया। एक तरफ हमने मणिपुर देखा, जलता मणिपुर आज तक पूछ रहा है कि मोदी जी एक चक्कर तो लगा जाते। जो वहाँ अपराधी हैं और ये हिंदुत्व होने का दावा करते हैं, वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ ही अपराध हो रहा है और फिर भी मोदी जी चुप हैं। तो आज भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा हर चीज़ पे सामने आ रहा है। चाहे वो आप परत बाय परत जब खोल के देखेंगे तो हर चीज़ पे झूठ बोला है और सिर्फ झूठ बेचा है देश को। आज जो बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था और जो कह के जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, आज उन सब बातों पे वो बिल्कुल पीछे हटती नजर आई। एक भी बात हो जो उन्होंने पूरी की हो। देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी मंच से कुछ कहता है वो एक किस कानून तुल्य माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जितनी भी लॉ मेकिंग जो भी है, पॉलिसी मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग होगी वो उन्हीं के नेतृत्व के नीचे की जाती है। जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उस नेतृत्व से हटने लगता है और प्रधानमंत्री ने तो आज हर गरिमा को तार तार कर दिया है। जिस तरह से आप अभी महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब महिला आरक्षण पे मुझे लगता है जिस दिन इन्होंने वो बिल पास किया था, जब पहले नया पार्लियामेंट बना था और फोटो ऑप्शन के लिए इन्होंने वो बिल को लेके आए ताकि एक इवेंट मैनेज किया जाए, उस दिन भी मैं आपके साथ चर्चा में थी। मैंने कहा आधी आबादी का पूरा हक कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहेगी, क्योंकि इनका ये कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते। जो एक सम्मान का सम्मान है कि ये भी पुरुष के बराबर होकर चल सकें, अपने लिए निर्णय ले सकें, पॉलिसी में अपना डिसीजन दे सकें, पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अपनी भागीदारी। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने पॉलिटिकल अपना पूरा सफ़र तय किया है। For a lady it is very difficult, for a woman to be a leader it is very difficult in the men dominating society. नीतू, women face lot of challenges और उसके बाद भी जब वो सामने आती है तो अगर पार्टी उसका साथ नहीं देगी तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी ने तो हमेशा से वोट बैंक की तरह महिलाओं को यूज़ किया। आज महिलाओं को सोचना है, आज समाज के उस 50% आबादी को सोचना है कि महिलाओं पे अत्याचार 10 वर्षों के अंदर कितना बढ़ा है। महिलाओं पे हमारे बच्चों को बेरोजगार करने का काम जो किया है वो भाजपा ने किया है। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो आज तस्वीर है, जो उसके बिगड़े हालात हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो मोदी सरकार है, बीजेपी है। तो जिस तरह से अगर हम पूरे सिनेरियो को अगर वॉच करें तो जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर का जिस तरह से उसको स्तर उसका गिराने की कोशिश की, एक स्टेट को आपने नक्शे से ख़त्म किया और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके हिस्से कर दिए। सारी चीज़ों का अगर आंकलन किया जाए तो भाजपा सरकार महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, हर नागरिक के विरोधी है। अगर वो किसी के लिए कार्य करती है तो उद्योगपतियों के लिए कार्य करती है और जो संपत्तिवान लोग हैं, कुछ जो घराने हैं, जो 8-10 घराने, सिर्फ उन्हीं के लिए काम करने का मोदी सरकार ने काम किया है। तो ये बहुत दुखद है और निंदनीय है कि इस तरह की मानसिकता के लोग आज सत्ता पे आसीन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता आज समझदार है। जम्मू कश्मीर की तो विशेषकर जिस तरह से प्रताड़ना उन्होंने इन 10 वर्षों में सही है,
चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे युवा की बेरोजगारी हो, चाहे विभिन्न जो बिगड़ते हालात जम्मू कश्मीर के हों, आतंकवाद का यहाँ पैर पसारना हो, ये सारी चीज़ों पे जनता उन्हें जवाब देने के लिए बहुत आतुरता से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि 10 वर्षों से तो हमारे से ये वोट का हक भी छीन लिया गया था। आभार प्रकट करना चाहती हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इंटरवेन किया और इनको चिताया, इनको डांट लगाई कि आप चुनाव करवाइए सितंबर 30 से पहले, नहीं तो गलत होगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं वो धीरे धीरे करके सब कुछ सामने आ रहा है। यही मुझे लगता है जो ये मानसिकता है। आज आपने देखा कि विरोध के जो स्वर, भाजपा आप भी कवर कर रही होंगी उनके, जिस तरह से विरोध के स्वर आज उनकी पार्टी के अंदर से जो अंतरकला है उसको खुल के सामने आने लगी है। जिस तरह से पता लगने लगा है कि यहाँ अटैचियों का कोई देन लेन हुआ है, अटैचियाँ दी गई हैं, कौन लेके गया है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। अगर पार्टी के अंदर इतना भ्रष्टाचार है तो हम जो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, ये भ्रष्टाचारियों को जोड़ो पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, उसको ऊपर तो एक पुष्टि इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने की है। लेकिन आज मैं उन लीडर्स से भी पूछना चाहती हूँ, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जम्मू रो रहा था, कह रहा था अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लिस्टें कैंसिल हो रही हैं, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही नेता चुप थे। आज जब अपने सिर पे आई तो आज हाहाकार मचा दिया। आप क्यों खड़े नहीं हुए जनता के साथ जब स्टेट तोड़ी गई? आप क्यों खड़े नहीं हुए जनता के साथ जब हमारे हकों पे डाके डाले गए, हमारी ज़मीनों के हक छीने गए, हमारे बच्चों की रोज़गार पे रोका डाला गया, हमारे सारा मिनरल रिसोर्स को आउटसोर्स किया गया, मंदिरों के शहर को आपने शराब का शहर बना के रख दिया? आप तब चुप रहे। आज आपके साथ जो हुआ है आप इसी के काबिल थे। मैम, बात की जाए गठबंधन की तो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन अब जो है फाइनल हो चुका है कि ये करेंगे। लेकिन बात अगर एनसी की जाए तो एनसी शुरू से ही अलगाववाद, पाकिस्तान का नारे लगाती रही है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए एनसी हमेशा कश्मीर का सोचती रही है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या एनसी जम्मू के बारे में रोशनी डालेगी? मुझे लगता है कि आप बहुत एक गलत बयान आप ऐसे पत्रकार दे रही हैं। कभी भी एनसी को मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कभी भारत विरोधी नारे लगाए, बल्कि भारत विरोधी नारे लगाने वालों को आज ये वहाँ समर्थन दे रहे हैं। कौन है वो जिसको आज इन्होंने 1 साल पहले जेल के अंदर डाला था हवाला ट्रांजैक्शन के तहत, आज उसको कह रहे हैं कि चुनाव लड़। तो आज वो मानसिकता वहाँ पे उभर रही है जिसने देश विरोधी नारे लगाए, उसको आज़ादी चाचा कहा जाता है, उसने आर्मी को टारगेट किया, उसने भारत तोड़ो के नारे लगाए। आज ये कहते हैं कि जो भी भारत के सिस्टम के साथ जुड़ना चाहेगा, मैं कहती हूँ कि अगर वो डेमोक्रेसी को मानता है, अगर इंडियन टेरिटरी को मानता है और जय हिंद का नारा देता है, भारत माता की जय का नारा देता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देता है, तो उसे पूरा हक है कि वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर उसकी नीयत आज भी भारत तोड़ो की है, आज भी उसके मन में भारत के खिलाफ नारेबाजी है, हमारे फौजियों के खिलाफ नारेबाजी है, तो आज वो चुनाव लड़ाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की है और जमाते इस्लामी को जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, साफ पता चलता है कि 1947 में भी भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही थी, 2024 में भी ये भारतीय जनता पार्टी उतनी ही देशद्रोही है। मैं सीधी सीधी बात करूंगी, अगर थोड़े से वक्त को पीछे ले जाया जा सके तो आपको अगर याद होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था सुरक्षा बल और आतंकी जो है वो आपस में मिले हुए हैं, और पॉलिटिशियंस अपनी बात से बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने ये कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर यूटी से बदलकर स्टेटहुड में कन्वर्ट नहीं होता मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब वो गांदरबल से लड़ रहे हैं, जबकि अब भी जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है। तो ये फेर बदलाव एनसी की तरफ से ही था। देखिए, मैं आपकी सारी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। पहले आपने कहा कि जम्मू के विरुद्ध उन्होंने काम किया, जम्मू से उनके नेता जीतते रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एनसी के नेता गए हैं वो एक कद्दावार नेता थे भाजपा के एनसी के, और यहीं से चुनाव लड़के जीते थे जम्मू से। लैंड टू टिनल एक्ट में एनसी का बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि ये कहना कि एनसी ने देश के विरुद्ध नारे लगाए हैं, एनसी और कांग्रेस और ऐसी तमाम सेकुलर फोर्सेस, ये वो लोग हैं जिन्होंने तब भी भारत का झंडा वहाँ पकड़े रखा जब विपरीत परिस्थितियाँ थी। और मैं कोई एनसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, एनसी की प्रवक्ता से आप ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं कि वो इसमें क्या रखती है। लेकिन मैंने भी फारूक अब्दुल्ला का वो बयान सुना था, उन्होंने कहा कि आज जो बिगड़ते हालात हैं, जिस तरह से आज जम्मू जल रहा है,
लोकसभा के चुनाव हुए तब कैसे शांति थी? क्यों ये चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस को डिले किया जाए? तो जिस तरह से आज टोल मोल के हर चीज़ को मुझे लगता है कि अपने ढंग से कट एंड पेस्ट करके बीजेपी की जो सोशल मीडिया टीम है चलाती है, इस बयान को भी उसी तरह से तोड़ा मरोड़ा गया। और आपने कहा कि एनसी के उमर अब्दुल्ला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उनका अंदरूनी मैटर है, उसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि गांधरबल से चुनाव लड़ें या कहीं से लड़ें या ना लड़ें, उमर अब्दुल्ला लड़ें या फारूक अब्दुल्ला साहब लड़ें। मैं कांग्रेस की बात को ज़्यादा अच्छे से रख पाऊंगी कि हमारे नेता क्या कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल उनका अंदरूनी मामला है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन कई बार हमें अपने कार्यकर्ताओं का सुनना पड़ता है, कई बार हमें लगता है कि कुछ हमें एक नेता की जो भूमिका होती है अपनी समाज के अंदर, नेता कभी भी अपनी जीवन अपने लिए नहीं जीता, नेता का जीवन जो है समर्पित रहता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। उसी समर्पण के तहत अगर लोगों की इच्छा है कि वो लड़ें, तो मुझे लगता है बिल्कुल उन्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि लीडर इज़ फॉर द पब्लिक एंड लीडर इज़ वन हु लीड्स द पब्लिक एंड शोज द वे टू द पब्लिक. सो इट इज़ अप टू हिम रादर कि what he thinks and how he decides the people of the Ganderbal decides whom to be their leader. But I feel it's purely their choice and I can't say about it. जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को उनकी पावर्स को बढ़ाया गया है, क्या लगता है आने वाले समय में अगर कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो क्या आपको कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर में लेने के लिए कहीं अड़चन आएगी? देखिए, जो भाजपा है, जिस तरह से डेमोक्रेसी का इसने कत्ल किया है, जिस तरह से अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखी है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एलजी को जिस तरह से ज़्यादा पावर्स दी गई। लेकिन एक बात नीतू मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आज ये तमाशा हो रहा है ना भाजपा के ऑफिस में, ये शायद उनको पहले से पता था कि होने जा रहा है। इसीलिए अगर आपको पता हो कि आपके पास ताकत आने वाली है, तो आप क्या अपने सब्स्टिट्यूट को पावर दे देंगी? दे वर नोइंग, दैट वाज रिटन ऑन द वॉल कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज badly. That is the reason they gave extra powers to LG. Otherwise, a nominated person cannot get that much of powers which were given to LG. That is totally undemocratic. Elected representative should have the power to decide the fate of the public, isn't it? So, मुझे लगता है कि आज के डेट में जिस तरह से भाजपा ने बिल्कुल अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे एलजी को 4 वर्ष के लिए बिठाया, सबसे पहले 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होता कि कोई एलजी कहीं बैठे। और जिस तरह से एलजी के नाक के नीचे यहाँ लूट खसूट हुई, एलजी के ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज जनता समझ रही है कि क्यों उनको एम्पावर किया गया, क्यों यहाँ के नेताओं को एम्पावर करने की जगह एलजी को एम्पावर किया गया। सब चीज़ें ये जानते थे कि हम हारने वाले हैं, हम 90 की 90 सीटों को हारेंगे और इंडिया अलायंस यहाँ अपनी सरकार भरपूर बहुमत से बनाएगा, 90 की 90 सीटें जीत के हम अपनी सरकार बनाएंगे। ये आप आने वाले देखेंगी समय में, और ये सब कुछ आज आप देख लीजिए, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, इट हैज शोइंग देयर इफेक्ट्स राइट फ्रॉम नाउ। तो मतलब तैयारी पूरी है बीजेपी को डिफीट करने की? बिल्कुल, हमारा हर कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और जवाब देने के लिए जम्मू की जनता तैयार है। ये स्मार्ट मीटर्स की मार जो मारी है, जिस तरह से यहाँ टैक्स टेररिज्म चलाया, व्यापार को ख़त्म किया है, व्यापारी दुखी है। आज व्यापारियों से जाके तो पूछिए क्या हालात हैं। आज जिस तरह से जीएसटी को इतना कम्प्लेक्स करके इनके ऊपर लगाया गया, व्यापार चल नहीं रहा, इतना मंदी है, मंदी के ऊपर टैक्स पे टैक्स की मार, तो आज व्यापारी इनसे इतना दुखी, और व्यापारी जो था इनका कोर वोट बैंक था। जब व्यापारी आज परेशान है, जब किसान आज परेशान है, महिला परेशान है, युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। बुजुर्गों को अभी कहा गया लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अगर वो अमेरिका में है, कनाडा में है, कहीं भी है, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट के लिए उनको खुद पर्सनली विजिट करना पड़ेगा ट्रेजरी के अंदर। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप उनसे जूम मीटिंग के द्वारा भी ये सब कुछ ले सकते थे, आप उनसे स्काइप के द्वारा लिया जा सकता था, वर्चुअल मीटिंग की जा सकती थी। अगर वर्चुअल एम्स का उद्घाटन हो सकता है तो वर्चुअल ये भी किया जा सकता था, पर वो सहूलियत उन बुजुर्गों को नहीं दी गई, जो बेड रिडन है उनको नहीं दी गई। तो ये सब बताता है कि उनकी मानसिकता सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करने की है कि किस तरह से हम उसको वोट बैंक में तब्दील करें। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन आज मूक दर्शक बना है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। आखिरी सवाल, क्या आने वाली 2 चरणों की लिस्ट में महिलाओं का नाम होगा? देखिए, पार्टी डिसाइड करेगी कि कहीं से कहाँ से महिला जो है उनके लिए अच्छा एक विनेबिलिटी रखती है और कहाँ से हमारी अच्छी सीट्स आ सकती हैं, ताकि सरकार बनाई जाए। और एक मुंह तोड़ मुकाबला हमें करना है एक ऐसी जमात के साथ जिसके पास बहुत सारी मसल पावर है, वेल्थ पावर है। तो
उसके साथ जब मुकाबला करना है तो विनेबिलिटी भी देखी जाएगी, हर चीज़ को देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि पार्टी ने, हमारी पार्टी ने जिस तरह से अभी पिछले जो हम अगर हिस्ट्री देखें तो जिस तरह से उन्होंने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है, यहाँ पे भी उस चीज़ का बिल्कुल सम्मान किया जाएगा और जस्टिस किया जाएगा। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन नम्रता शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की। लेकिन बात वही है 33% आरक्षण की, महिला आरक्षण की। अब आने वाले समय में कौन सी पार्टी के द्वारा महिला प्रत्याशी ज़्यादा तौर पे देखने को नज़र आएंगी, ये तो आने वाले अब 2 चरणों की लिस्ट की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल फिर से वही है, क्या महिला आरक्षण की बात की जाती है तो फिर लिस्ट में महिलाओं का नाम क्यों नहीं है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, और तब तक के लिए जुड़े रहिएगा अगली अपडेट के लिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।